कैसे हैं सभी? कैसा रहा आपका सैटरडे संडे? हम पढ़ रहे थे क्लोज टेस्ट। कुछ क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। इसी प्रैक्टिस सीरीज में आगे बढ़ाते हैं पाठन को। क्लोज टेस्ट के ही प्रैक्टिस से ही आप क्लोज टेस्ट सीख पाते हैं। और कोई कोई जादू वाला कोई तरीका नहीं होता कि कोई मंत्र बता दें आपको और आप क्लोज टेस्ट सीखें। ठीक है, आ जाइए फटाफट। जी, गुड इवनिंग शंकर, रतिमा, अर्चना, दीप्ति, रेनू, राजपाल, साक्षी। ये लड़के भी टाइम से आ जाया करो। ज्योति, क्या ऐसा तो नहीं गर्ल्स का बैच तो नहीं चल रहा? राखी, मनीषा, या फिर ऐसा लड़कियों को ज़्यादा मुझसे पढ़ने का शौक हो? काव्या, तो नाइस नेम। जी, फारूक अब्दुल्ला जी, धन्यवाद। आ जाइए फटाफट, 6:10 हो गए हैं, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। एक बार मुझे बता दीजिएगा, स्टूडियो चेंज हुआ था मतलब थोड़ा सा। जस्ट टेल मी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी एवरीथिंग ओके? अमित जी, इनका कहना है कि इन्हें पिछले 2 क्लास से क्लोज टेस्ट की ये नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला, गैप था। तो वो आप उसको आज कर दिया है? अभी कर दिया है बच्चे वो, अभी है ना, जो 2 दिन का जो गैप आ रहा था, नहीं हो रहा था। ऑल ओके, ऑल फाइन? जी अरिंदम जी, सब आ जाइए। ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं? बच्चों का कहना है ऑल ओके अमित जी, तो शायद ऑल ओके होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए मोबाइल में, करिए। चलो करते हैं शुरू आज का क्लोज टेस्ट। हमारा क्लोज टेस्ट का पहला रूल तो वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पासेस। पैसेज को पढ़िए और मुझे बताइए कि पैसेज का थीम क्या है, पैसेज का टेंस क्या है, पैसेज किस बारे में है, वो थीम आप आइडेंटिफाई करें। चलिए 2 मिनट का समय देते हैं आपको, आराम से। हाँ, 4 लाइन रीड करिए, जिसके बस की जितनी हो। 1 मिनट के अंदर अंदर जिसके बस की जितनी हो उतनी आप रीड कर लें। ओके, मैं साइड हो जाऊं? लो, मैं साइड हो गई हूं। चलो, आप अपने अकॉर्डिंग थीम आइडेंटिफाई करें। दीप्ति ने लिख भी दी है, बाकी सब भी फटाफट लिखें, जिसको भी जो माइंड सेट बन रहा हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की गई है, अच्छा। प्रेजेंट में चल रहा है मैम सब कुछ, ओके। एज के बारे में है मैम? नहीं मनीषा, एज के बारे में थोड़ा ना है। आपने सिर्फ ये वर्ड पढ़ लिया और आपने मुझे आंसर दे दिया। एज ऑफ मशीन के बारे में? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा देखो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ लिखा है कि आज के टाइम में, आज का जो सिनेरियो अपना बैठ रहा है, इसके अंदर मशीन्स पे हम कितने डिपेंड हो चुके हैं, मशीन कैसा रोल प्ले कर रही है, रिवॉल्यूशन की बात की गई है, या फिर मशीन्स कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ये सब बातें की गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक वर्ड आपके सामने आया। यस, मशीन एज के बारे में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ऐसा पासेज है। ठीक है, चलो अब हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाला पैसेज थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। 2 लाइन जैसे मैं पढ़ती हूँ। एज इज द एज ऑफ मशीन। आई डोंट नो कौन सी एज की बात कर रहा है, पर हाँ, वी हैव टू fill in the blanks here. Age is the age of machine. From the Khalistan, the industrial revolution began in Europe. Man's life has been changing many ways. At first, the change was this, but later there was an this. अब डेफिनेटली आपको कुछ समझ में आया होगा। बट्स के बाद और बट से पहले एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस होने चाहिए, जहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी हम चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पासेस का फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, आप मुझे बताइएगा। द एज इज द एज ऑफ मशीन, प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ मशीन, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन्स, न्यू एज इज द एज ऑफ मशीन। सब अपना तरीके से ट्राई कर ले, सिविलाइज्ड जो आपको कहना है। देखो, आपने चारों ही आंसर दे दिए, मैं गलत बता देती हूँ।
कि जो सी नंबर पे आपने आंसर दिया सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड होता है कि सेंस होना, आपको पढ़ाई लिखाई होना, संस्कार होना, कहाँ पर कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस कंडीशन में कैसा बिहेव किया, किस कंडीशन में, मतलब आपका एक जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका बिहेवियर है, ये आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग है, उन्हें भी हम सिविलाइज्ड कहते हैं, सभ्य लोग। अब सभ्य लोगों का मशीन से क्या लेना देना बेटे? अब जरूरी थोड़ा ना सभ्यता तो अब यह समझिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, सुना है, तो वो लोग सभ्य नहीं थे क्या? वो भी तो एक सभ्यता थी, टाइम पे भी अपने कुछ सिनेरियो रहा होंगे, पर वहां तो एज ऑफ मशीन नहीं था, तो डेट्स वाई आप सिविलाइज्ड वर्ड यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैं वर्ड पे आती हूँ प्रेजेंट। प्रेजेंट के साथ बच्चे एरा होता है, प्रेजेंट एरा। एरा कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को। अगर यहाँ पर एरा होता, एरा के साथ आप क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रेजेंट एरा। जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, व्हाई यू यूज्ड पावरफुल कंप्यूटर, व्हाई यू यूज्ड हैवी रेन, सुना है ना ये सब, स्ट्रॉन्ग टी, ये हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? इट्स कॉल्ड नेटिव लैंग्वेज कोलोकेशन। इट्स नेटिव लैंग्वेज कोलोकेशन के अंदर जब आप एज की बात करते हैं, प्रेजेंट एज नहीं कहते, प्रेजेंट एज को एक पर्टिकुलर टाइम को आइडेंटिफाई नहीं करता, तो आप प्रेजेंट के साथ एरा वर्ड यूज करिए। न्यू एज, अब आप में से लिख रहे हैं कुछ बच्चे, द न्यू एज इज द एज ऑफ मशीन। बच्चे न्यू एज मतलब कि आज की, मतलब कि टुडेज 11th of October, न्यू एज, इसकी बात चल रही है। इससे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू मतलब होता है कि आज, कल नहीं था, न्यू तो आज है ना, लेकिन हम किसी आज पर्टिकुलर स्लॉट की बात नहीं कर रहे बेटा, किस टाइम की, एक पूरे स्लॉट की बात कर रहे हैं, पूरे टाइम की बात कर रहे हैं। पिछले 50 सालों से, 100 सालों से क्या चलता रहा है? मशीन्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है ना। तो हमारे पास एक वर्ड बचता है, व्हाट? मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन। दिस इज अ कोलोकेशन यूज्ड विद एज। जब आप एज वर्ड को यूज करते हैं तो साथ में वर्ड यूज करते हैं मॉडर्न। आई थिंक समझ पा रहे होंगे बात। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चे, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन्स। यस शंकर कुमार, मैं कोलोकेशन सारे आपको दे दूंगी बेटे, आप एक दिन रीड कर लीजिएगा सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तो हो गया द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन। मॉडर्न मतलब कि नया, कुछ जो अभी चल रहा है, तो वो मशीन्स का एरा है। ओके, उसके बाद देखते हैं, फ्रॉम द खालिस्तान द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगैन इन यूरोप, मैन्स लाइफ हैज बीन चेंजिंग खालिस्तान मैनी वेज। तो देखेंगे फ्रॉम द खालिस्तान, जब हम कहते हैं बिगैन इज अ वर्ड, इज अ वर्ब हियर, बिगैन को आप बोलेंगे स्टार्ट होना, तो स्टार्ट होना, या फिर वर्ड लिखा है यहाँ पर फ्रॉम, तो फ्रॉम द क्या? फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम द स्टार्ट। बच्चे बिगैन जब आप वर्ड यूज करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, इट्स बिगेन, गलत वर्ड है, आप उसको आइडेंटिफाई बिगिनिंग से नहीं कर सकते हैं। आपने देखा वर्ड क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो फ्रॉम द, फ्रॉम किसको इंडिकेट करता है? किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या फिर टाइम ऑफ, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए। तो आपने क्या वर्ड भरा, आप खुद ट्राई करें। हाँ सोनी कर लेंगे ना आप, किसी कोई कुछ पूछेंगे तो करेंगे। नहीं बेटे, फ्रॉम द बिगिनिंग होता तो आप ऑफ वर्ड यूज करते, एक तो प्रपोजिशन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं है ना ऑफ, लेकिन मैंने बोला था ना प्रपोजिशन को भी थोड़ा सा समझा करो, ऑफ नहीं है। नहीं, बर्थ क्यों लिख रहे हो अभिषेक? आप कुछ भी लिखोगे क्या? किसी बंदे की जन्म की बात हो रही है तो आप बर्थ लिख दिए हो। फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेरी गुड। फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम द स्टार्ट नहीं, क्योंकि स्टार्ट और बिगेन एक साथ नहीं करेंगे। फ्रॉम द बिगनिंग भी नहीं, क्योंकि बिगेन और बिगेन भी स्टार्ट नहीं करेंगे। बर्थ बहुत ही इररिलेवेंट ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप यूज करेंगे फ्रॉम द टाइम
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन यूरोप, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तब की बात करी गई है, तब से ऐसा हुआ है। मैंस लाइफ हैज बीन चेंजिंग खालिस्तान मैनी वेज। कौन सी प्रपोजिशन आपको ठीक लगती है? चेंजिंग इन टू मैनी वेज, चेंजिंग इन मैनी वेज, चेंजिंग टू मैनी वेज, चेंजिंग विद मैनी वेज। आपको पता होना चाहिए चेंजिंग के साथ आप कौन सा प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। क्या डिक्रीज करें? इनटू, कोई इनटू लिख रहा है, कोई इन लिख रहा है, कोई इन लिख रहा है, कोई इनटू लिख रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। एक चीज तो हो गई, कोई टू और विद नहीं लिख रहा। देखो इतना जनरल परसेप्शन आपका है कि आप या तो इन भर रहे हैं या इनटू भर रहे हैं, ऐसा सबके साथ हो रहा है आपका। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है। पहले इनटू समझ लेते हैं। इनटू मतलब स्टेट चेंज। जिससे मैं बोलूं वाटर चेंज इनटू वापर, जब मैं बोलूं पानी भाप बन गया, या फिर मैं बोलूं आइस बदल गया, किस में? पानी में। आइस चेंजेज इनटू वाटर, तो इसे कहते हैं जब स्टेट बदलती हो, कुछ बदल कर। जैसे कि कोई लड़की कोई, आप समझ रहे हैं कि एकदम से जादू उठाया उसने, पहले तरबूज था फिर एकदम लड़की निकली वहां से, तो वो क्या हुआ? चेंज इनटू, मतलब कि पहले कोई प्लेस होना उसके बाद बदल जाना, उसे कहते हैं बेटा चेंज इनटू। क्या आपको यहाँ कुछ ऐसा नजर आया? चेंज इनटू मैनी वेज, ये बोला कई तरीकों से बदल गई है, वो तरीका आपको नहीं बताया। ये नहीं बताया कि पहले वो लिखा करता था, लेटर भेजा करता था, और लेटर इनटू मेल। अगर ऐसा लिखा होता कि लाइफ हैज बीन चेंजिंग, या फिर इस तरीके से लिखा होता चेंज इनटू व्हाट, कि पहले जो लेटर लिखा था लेटर इनटू मेल में कन्वर्टेड हो गया, मासिस में कन्वर्टेड हो गया। जब स्टेट बताई जाती तो इनटू बोलता, पर यहाँ स्टेट ही नहीं बताई, बस ये बताए कई तरीकों से बदल गया, कई तरीकों में बदल गया। तो देन, आवाज कम आ रही है? नहीं नहीं, कोई और बताएगा मुझे सोनी के अलावा? बेटा सोनी, एक में तो आप लिख रही हो कि वॉइस बहुत कम आ रही है, दूसरा मैसेज लिख रही हो प्लीज वॉइस डिक्रीज कर दीजिए। आप खुद ही कंफ्यूज हैं क्या? देखना अपने दोनों पैसेजेस। पहले मैसेज में लिख रही हो वॉइस बहुत कम आ रही है मैम, दूसरे में लिख रही हो कि वॉइस डिक्रीज कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ठीक से देखा करो। ऑल ओके, हाँ वॉइस ऑल ओके है, और वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है। आप बार बार ना लिखें, पढ़ाते पढ़ाते फ्लो खराब होता है। ठीक है, अपने मोबाइल की कम है तो ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा है तो कम कर लीजिए। आपके पास भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना जिससे कम और ज़्यादा हो जाती है, तो आप उससे मैनेज कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा कर लीजिए अपने में। तो चलिए मैसेज इधर देखिएगा, मैसेज छोड़िए। थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या है? बोलिए। बोलिए, अरे आंसर बोलिए। वॉइस को छोड़िए, वॉइस का जो भी है आप उसको बढ़ा घटा लीजिए अपने अकॉर्डिंग। आप समझ में आया? यस, आप समझ में आया? इन मैनी वेज, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। इंटू तो गलत हो गया था हमारा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया इन। इन नाम की प्रपोजिशन। मैंस लाइफ हैज बीन चेंजिंग इन मैनी वेज, तो मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन। हाँ, यहाँ पर हमने लिखा था फ्रॉम द टाइम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन यूरोप। तो आगे देखिएगा, फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में भरिए भाई।
आंसर भेजिए मुझे। पहले पूरा पढ़ लीजिएगा पूरी लाइन को, कभी आप में से शुरू कर दें कि पहले चौथा भरेंगे फिर पांचवा, नहीं। जब किसी लाइन में दो फिल इन द ब्लैंक्स लगातार से हो, जैसे यहाँ पर लिखा है बट, तो आपको एक कंजंक्शन मिल गया, व्हाट, बट। अब बट से इधर और उधर जो भी स्टेटमेंट है वो एक दूसरे की क्या हो सकती हैं, या सिमिलर हो सकती हैं बेटे, मुझे बताइएगा। और स्टेगनेंट का मतलब लिखिएगा, पढ़ा चुकी हूँ, स्टेगनेंट का मतलब लिखिएगा, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। और बट से पहले मुझे बताइएगा, जब बट नाम का प्रपोजिशन यूज हुआ हो तो उसके आगे और पीछे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स भरे जाएंगे या सिमिलर वर्ड भरे जाएंगे? डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्टरी भरे जाएंगे। अगर एंड होता तो हम सिमिलर भरते कहीं ना कहीं। तो देखते हैं। At first the change was this, but later was an कुछ भी। अब हम बोलेंगे दोनों में से यहाँ पर स्लो फास्ट, पहले फास्ट था नहीं मैम, पहले फास्ट था नहीं, दूसरे में स्लो का ही मुझे लगता है एक वर्ड से हमारा इंडिकेशन होगा। जो एक दूसरे के एंटोनिम मुझे समझ में आ रहे हैं, वो क्या समझ में आ रहे हैं, इसमें इंक्रीज और उसमें डिक्रीज, मतलब कम, लो, लेस। तो लास्ट वर्ड आपको दिखाई आ रहा है, यहाँ पर एक ही वर्ड है जो किसको शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी यूज करेंगे, यस कॉन्ट्राडिक्टरी ही यूज करेंगे। हाँ जी, हमने बोला एट फर्स्ट, भाई शुरू में जैसे जैसे मशीन आई थी, रेवोल्यूशन बड़ा होगा, तो एकदम से चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। भाई ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप नई नई करते हैं, नई नई कुछ सीखते हैं, एकदम से तो कुछ समझ में भी नहीं आता। तो शुरू में क्या होता है, आपको सीखने की होने की संख्या कम होती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, बट लेटर देयर वाज खालिस्तान इन द रेट, पहले क्या थी, स्लो थी, उसके बाद पांचवें खालिस्तान में क्या भरेंगे, देयर वॉज एन इंक्रीज इन द रेट। देखिए एक ही वर्ड नजर आ रहा है मुझे, डिक्रीज इन द रेट तो आप नहीं भर सकते, नो चेंज भी नहीं भर सकते, स्पीड तो इररिलेवेंट ही हो गया। एकदम से आपको स्लो का क्या करना है, एंटोनिम भरना है। तो स्लो के एंटोनिम्स के सेंस में यहाँ पर कौन सा वर्ड दिख रहा है मुझे, सिर्फ इंक्रीज। एम आई राइट, क्या आप समझ पा रहे हैं? स्टेगनेंट, एंग्री, जी चलिए 6 फिल इन द ब्लैंक्स भरिए फिर। नाउ मशीन्स हैव बिकम खालिस्तान ऑफ आवर डेली लाइव्स। अभी क्या हो गया है, हाँ बिल्कुल वोवल से भी हो सकता है। आप देखें यहाँ पर एन आपका आर्टिकल है, एक आर्टिकल जिसके साथ अगला वर्ड जो शुरू होना चाहिए वो डेफिनेटली उसका साउंड कैसा होना चाहिए, वोवल साउंड होना चाहिए। तो एन के साथ आप इंक्रीज वर्ड ही यूज करेंगे। और अगर बिल्कुल ही नहीं समझ में आता तो पहले इंक्रीज भर दीजिए, फिर इसका एंटोनिम पिछले में भर दीजिएगा, वहां पर स्लो भर दीजिए, एक ही बात है। चलिए छठे का खालिस्तान, छठा खालिस्तान भरिएगा। Now machines have become खालिस्तान ऑफ आवर डेली लाइफ्स। अब मशीन्स हमारी डेली लाइफ का क्या बन गई हैं, कंपोनेंट बन गई हैं, नेसेसिटी बन गई हैं, पार्ट ऑफ पार्ट बन गई हैं हमारा, या फिर हमारी सपोर्ट बन गई हैं। तो समझेंगे, नाउ मशीन हैव बिकम खालिस्तान ऑफ आवर डेली लाइफ्स, हमारी डेली लाइफ दैनिक जीवन का एक क्या बन गई हैं। भरिए सभी अपने अपने तुक्के मार लीजिएगा। सपोर्ट बन गई हैं, अरे वाह। सपोर्ट मतलब कोई आप पार्टी वार्टी से वो लड़ रहे हैं कि चुनाव वुनाव, सपोर्ट करेंगी मशीन आपको, कैसी बात करते हो बेटा।
बोलेंगे नेसेसिटी बन गई है, जिया ही नहीं जा सकता। नेसेसिटी, डेफिनेटली नेसेसिटी बन गई है। पर उसने एक जनरल लाइन बोली, नाउ मशीन्स हैव बिकम खालिस्तान ऑफ आवर डेली लाइव्स। क्या जो पर्सन मोबाइल यूज नहीं करते, अभी भी कुछ लोग हैं जो मशीन से थोड़ा दूर हैं, तो आप उसको नेसेसिटी तो इंडिकेट मत करिए। नेसेसिटी बिल्कुल है, अग्री विद यू कि नेसेसिटी तो हो गई है, आपकी तो हो गई है, मेरी हो गई है, हम पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर मान लो किसी को थप्पड़ मारना हो किसी के, तो पॉसिबल है क्या? अरे बोलो, नेसेसिटी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा उससे काम। नेसेसरी का मतलब फिर वो होता है, फिर आप उसको किसी भी पॉइंट पर छोड़ नहीं सकते। हाँ, जिसको बदलना है बदल सकता है, कंपोनेंट नहीं है। हम कोई मशीन नहीं थे कि जो हमारा एक कंपोनेंट मशीन हो गया। नेसेसिटी का मतलब है फिर छोड़ मत देना कहीं से भी। यस, पार्ट आएगा, क्योंकि क्या लिखा है, डेली लाइव्स। डेली लाइफ की नेसेसिटी नहीं, डेली लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। नेसेसिटी में फिर छोड़ मत देना भाई। मैंने बोला थप्पड़ मारना और डिजिटली थप्पड़ पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। पार्ट, यस, हम कहते हैं हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं, हम उनके बिना अब रह नहीं पाते। हम इसको नेसेसिटी नहीं, पार्ट बोलेंगे बेटा। नेसेसिटी तो फिर वो चीज़ हो गई, फिर सब कुछ उसी से होना चाहिए, पर पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है अभी भी जिया तो जा सकता है। मान लो एकदम मशीन वशीन सब खत्म हो जाए अभी, ये ऑनलाइन ऑनलाइन सब मोबाइल, फिर भी आप जिएंगे तो जरूर। जिंदगी तो थी ना इससे पहले भी। अच्छा, मेरा डिजिटल थप्पड़ पॉसिबल नहीं है वो मानना। चलिए 7th भरेंगे। इन खालिस्तान कंट्रीज ओनली अ स्मॉल सेक्शन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। बच्चे इसको आप यहां से नहीं भर सकते कि आप इन भर दें और कंट्रीज भर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी लाइन को पढ़ के आइए, पूरी लाइन में क्या लिखा है वही भरवाएगा कि 7th का आंसर क्या होगा। 7th का आंसर ये इन और कंट्रीज नहीं भरवा सकता, पहले आप पूरी लाइन को पढ़ के आए। जब आप पूरी लाइन को पढ़ के आएंगे तो आप समझेंगे what the writer want to say। भरिए। यस, क्या भरा? इन मॉडर्न या फिर डेवलप्ड लार्ज कंट्रीज। अरे बाप रे, पहले तो समझ लो क्यों तुक्के बहुत मारते हो। लिखा है इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, स्मॉल सेक्शन, बहुत कम एरिया एग्रीकल्चर में लगा इन कंट्रीज का, पहले तो ये समझ लीजिएगा। तो बताइएगा मुझे, दो तीन ही तरीके की कंट्रीज हैं भाई, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है। या तो अभी विकास से बहुत नीचे हो गई या फिर अभी विकास कर रही हैं, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और जैसे अमेरिका की बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित हो गई। तो बोला है कि स्मॉल सेक्शन, तो एग्रीकल्चर खेती वेती कम करते होंगे वो लोग, कौन? जो एडवांस्ड, आप जिसको कह रहे हैं विकसित वाली कंट्रीज, या फिर आप बोल रहे हैं डेवलपिंग वाली कंट्रीज। अब आप सोचेंगे कि मैम हम तो एडवांस लगाएंगे, एडवांस्ड कंट्रीज कोई वर्ड ही नहीं है बेटा। तीन ही टाइप की आपके कंट्रीज यूज करी जाती है। हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग 3 भागों में कंट्रीज को बांटते हैं। एक तो अंडर डेवलप्ड, दूसरा डेवलपिंग जैसे कि इंडिया, और तीसरा डेवलप्ड जो डेवलप्ड हो चुकी है। तो एडवांस्ड नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये सिर्फ आपका साइकोलॉजी है कि आप एडवांस्ड कह रहे हैं, ठीक है, तो आप एडवांस ना कहें। लार्ज कंट्रीज नाम का भी कुछ
लार्ज कंट्रीज का क्या लेना देना है कि वहां पर एग्रीकल्चर कम है? इंडिया भी तो बड़ी कंट्री है, वहां पर एग्रीकल्चर कम है? नहीं है। अमेरिका तो छोटी है, फिर वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा क्यों नहीं है? समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, तो हम बोलेंगे मॉडर्न भी नहीं। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मैम? आप इकोनॉमिक्स पढ़, अरे भाई बेटा ऐसा है कि जब हम, मेरा ऐसा कुछ नहीं पढ़ाने को, तो टीचिंग की फील्ड में तो मैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाती हूँ, और बाकी बुक्स का शौक है। आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि मैम थोड़ा ब्रीफली आप हिस्ट्री का आइडिया दे दीजिए, तो मुझे हिस्ट्री का भी आइडिया है कि हम जो स्टार्टिंग हड़प्पा मोहनजोदारो से हुई, वैदिक काल जो हमारे आए, बीच में हमारे धर्म वगैरह आ गए, एंड आफ्टर डेट हमारा मॉडर्न एरा जो निकल के आता है, जो मुगल काल वाला जो सेशन आप बोले, इस बीच में कुछ हिंदू राजा भी हुए। आफ्टर डेट ये हमारा पूरा अंग्रेजों वाला सिस्टम वास्को डी गामा के बाद जो शुरू हो जाता है 1498 के बाद, वो मॉडर्न एरा वाली भी बात करूं तो सब पढ़ा है मैंने। तो बुक्स का शौक है मुझे सिर्फ, और ऐसा नहीं, इकोनॉमिक्स का भी बहुत शौक है, तो मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको आइडेंटिफाई भी करा सकती हूँ। ज्योग्राफी का भी, तो बुक्स का शौक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैम आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अगर चाहूँ तो, अगर आप मुझसे बोले कि हिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगी, आप बोलेंगे ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए ज्योग्राफी भी, और साइंस में इसलिए पढ़ा सकती हूँ बिकॉज मेरा जो एजुकेशन जो रहा मेरा, वो साइंस ही फील्ड से रहा। उसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट वाली तो बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है अगर मैं बोलूँ, और मेरा एजुकेशन साइंस से है, तो डेफिनेटली मैं दोनों पढ़ा सकती हूँ। और चूज़ मैंने इंग्लिश लैंग्वेज किया क्योंकि एक टाइम था जब गांव में पढ़ते थे तो मुझे इंग्लिश से बड़ा खौफ लगता था। मैं ऐसा सोचती थी कि कैसे यार, ये कैसे लोग बोल लेते हैं, कैसे लोग लिख लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, और ये बहुत टिपिकल काम है। तो फिर 12th के बाद ही एक माइंड का ऐसा सिनेरियो हो गया था कि यार ये इंग्लिश को तो नहीं छोड़ना है भाई, ये हर जगह बेइज्जती कराती है, या तो बेइज्जती कराती है या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज करने का कोशिश करती है। तो उसके सीखने के चक्कर में फिर मुझे इतना पसंद आ गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ट्राई करूं कि मेरा खौफ निकला तो औरों का भी निकाल पाऊं। उसके कुछ तरीके मैंने निकाले भी चीज़ों को, और वो आपको जो मैंने पढ़ा, जिस तरीके से मैंने पढ़ा, वो आपको डिलीवर कर रही हूँ। तो आप मुझसे बेटर जानते हैं, आप अपना भी जानते हैं, मेरे वाला भी जानते हैं। वीर सिंह जा रहा है, पर क्या कह रहे हैं ये नहीं पता। हाँ जी, नेक्स्ट देखें फिर। इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो समझ में आ गया होगा ना लास्ट वाला, तो ये एडवांस नहीं, लार्ज नहीं, मॉडर्न नहीं, क्या होगा? डेवलप्ड कंट्रीज। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। 8वें खालिस्तान को भरिएगा। इन डेवलप्ड कंट्रीज only a small section is engaged in agriculture. Even in the agriculture, machines are खालिस्तान कि एग्री इवन, देखिए वर्ड लिखेगा, वर्ड देखेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इवन। कहता है कि बिल्कुल एग्रीकल्चर कम यूज करते हैं, बट इवन मतलब बट के सेंसेस में कहीं ना कहीं यूज हो गया। क्या बोला? इवन इन द एग्रीकल्चर, इवन इन एग्रीकल्चर मशीन्स आर दिस, मशीन्स आर इंटीग्रल, मशीन आर नेसेसिटी, मशीन्स आर एसेंशियल, या फिर मशीन आर एडवांटेज। ये तो मैम बिल्कुल इररिलेवेंट है, एडवांटेज तो नहीं। क्या वर्ड यूज करेंगे आप? क्या वर्ड यूज करेंगे कि एग्रीकल्चर में मशीन्स क्या हो गई हैं? एसेंशियल हो गई हैं, नेसेसिटी हो गई है, एडवांटेज हो गई है, इंटीग्रल हो गई हैं। बेटा देखो, नेसेसिटी और एसेंशियल तो इसलिए मत भरिए बिकॉज है तो बिल्कुल एसेंशियल भी है, नेसेसिटी भी है, बट ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चे? सिनोनिम है। अगर फिर ये भर दिया आपने तो फिर ये क्यों नहीं भरा? अगर आप किसी चीज को एसेंशियल कहते हैं तो आप उसको नेसेसिटी क्यों नहीं कह सकते? यू कैन, आप नेसेसिटी कह सकते हैं भाई, फिर तो दोनों नहीं भरेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन बचेगा बेटे, व्हाट? इंटीग्रल। क्या? इंटीग्रल। इवन इन एग्रीकल्चर मशीन्स आर इंटीग्रल। क्यों लिखा है? देखिए
पहला रीजन तो इंटीग्रल का मतलब होता है कि यूनाइट हो चुकी हैं, उसके अंदर जा चुकी हैं, अब उनसे अलग एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर के अंदर भी यूज होता है, इंटीग्रल का मतलब यही है। बाकी अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बैकवर्ड रीडिंग से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिखा है इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए राइटर ने लिखा इवन एट होम, भाई इवन इन एग्रीकल्चर इवन एट होम मशीन्स आर इंटीग्रल। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर भी सिमिलर कुछ यूज हो रहा था सेंटेंस, इससे पहले भी यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या भरेंगे हम, इंटीग्रल भरेंगे। ठीक है कि भाई एग्रीकल्चर में भी इंटीग्रल है और होम में भी, घर में भी इंटीग्रल पार्ट हो गया है। इंटीग्रल का मतलब होता है कि कोई भी घर बिना मशीन्स के है नहीं, चाहे छोटी हो या कुछ, सबके यहाँ छोटा मोटा कुछ ना कुछ मशीन है, एक दूसरे से गुथ चुके हैं। ठीक है वैसा, तो समझ में आ गया होगा आई होप। ओके नेक्स्ट देखें, इवन एट होम मशीन्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर, ये तो आसान है, अरे भाई ये तो आसान है। फॉरवर्ड रीडिंग देख लीजिएगा, फॉरवर्ड रीडिंग एंड बैकवर्ड रीडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक दो तो आपसे डेफिनेटली भरवा देती है। देखिए ना, अगर मुझे याद रह सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। टिक करिए डेली, टेंशन खत्म और आगे बढ़ते हैं। यस डेली। चलिए लास्ट, इट इज खालिस्तान टू सर्वाइव इवन फॉर अ डे विदाउट मशीन्स। भाई पैसेज को पढ़ते पढ़ते मतलब पैसेज को पूरा बयां करते करते इन द लास्ट राइटर कंक्लूड करता है कि आजकल मशीनों के बिना एक दिन भी सरवाइव करना क्या हो चुका है, क्या हो गया है। इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली क्राइम तो नहीं बोलेंगे आपको, सर्टेन और पॉसिबल तो आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमने लिखा कि एग्रीकल्चर में भी जरूरी है, घर में भी कोई जगह नहीं जहां पर होना, तो डेफिनेटली what word should be used here, impossible, it is impossible to survive even for a day without machines। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा पैसेज समझ में आया होगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज की ओर, और नेक्स्ट पैसेज अगले 2 मिनट के अंदर मुझे इसका थीम बताइएगा कि किस बारे में है, आराम से पढ़िए। देखिए दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस 100 200 500 1000 क्लोज टेस्ट, नो। अगर आप 10 भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सीखना यही तो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, काम क्या क्या करता है, वो कैब काम करती है, प्रपोजिशन काम करता है, आर्टिकल काम करता है, आपका सेंस, आपका ऑप्शन काटना काम करता है, ये चीजें ही तो सीखनी है। तो इस चक्कर में मत भागिएगा कि मैं तो 1000 करूंगा, नहीं, अच्छे से 1 करना और जल्दी जल्दी 10 करना बराबर है बच्चे क्लोज टेस्ट के अंदर। तो अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अगले का फिर देखिएगा, पैसेज का थीम क्या है, जल्दी से देखें। लिख दिया? नहीं, गलत लिख रहे हैं भाई। राहुल दोनों ही करवाती हूँ, आप पूरा बैच नहीं देख रहे क्या मेरा? स्किल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करिए। अभिषेक आप सारे क्वेश्चन के गलत आंसर क्यों करते हैं? आप थोड़ा सोच समझ के क्या करें। मैक्सिमम क्वेश्चन देखती हूँ मैं आपके, गलत करते हैं आप। बच्चे 2-3 लाइन पढ़े, देखो आ जाएगा समझ में। मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ खालिस्तान आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ दिस साइमल्टेनियसली। एक ही लाइन अगर आप पढ़ेंगे, एक ही लाइन आपको सब कुछ कह देगी। मास कम्युनिकेशन, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन एक्चुअली?
क्या होता है मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या है? ये जो आपके टीवी, एडवर्टाइजमेंट, आइडियाज जो आपके पास आते हैं, ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन है भैया। बेसिकली आपका जो टीवी है, ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन ही चल रहा है ये। इसके अंदर लोगों को एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं होती, फिर भी एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के थॉट दूसरे तक समझ रहे हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब भी एक तरीके का मास कम्युनिकेशन हो गया। हाँ जी, यूट्यूब पे आज क्लास रहेगी, मंडे है, रात को 9 बजे आप जुड़ सकते हैं डेफिनेटली। जी गरिमा, मुझे सब याद रहता है। इतना टाइम हो गया बेटे। चलिए देखिएगा, मैं पढ़ाती हूँ आपको। एक बार रीड आपने कर लिया होगा, न्यूज़पेपर, टीवी, मैम ऐसा 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 पंगा है। ठीक है, जो भी पंगा है जस्ट देखेंगे हम। मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ दिस आइडियाज एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स। देखिएगा क्या करता है मास कम्युनिकेशन? डिलीवरी करता है आइटम्स आइटम्स की, नो, एडवर्टाइजमेंट की। भाई सिर्फ एडवर्टाइजमेंट मिलती है आपको टीवी पे, या फिर कार्टून्स? मास कम्युनिकेशन जो आप देखते हैं चीज़ें, जो आपके न्यूज़ चैनल्स वगैरह का जो सिस्टम है, या यूट्यूब पे भी कुछ न्यूज़ या फिर जनरल नॉलेज, दूसरे इधर उधर की बातों को बताना, तो ये सब क्या है? ये सब मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो जहाँ पर आप यहाँ पर क्या करते हैं, किस तरीके का बोले, किस आइडिया को आगे तक पहुँचाया जा सकता है, तो डेफिनेटली वर्ड विल बी यूज। नहीं बेटा, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मास कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट करता है क्या? अब आप बोलेंगी मैम आजकल का मास कम्युनिकेशन में मोदी की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, तो ऐसा नहीं है। वो मास कम्युनिकेशन तो न्यूज़ को ही देने का आपको ट्राई कर रहा है। आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें मत भरिएगा यहाँ पर, क्योंकि आगे लिखा है ना एंटरटेनमेंट, पूरा एंटरटेनमेंट वर्ड तो यूज कर लिया, तो आप कार्टून्स मत भरिए भाई। मास कम्युनिकेशन में आपने आइडियाज के लिए आपने बोला न्यूज, आइडियाज एंड डिलीवरी ऑफ। देखिएगा डिलीवरी ऑफ, पहले तो यहाँ देख लें कि नाउन तो ऐसा भरना है ना। तो ये जो बच्चे एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट बोले जा रहे हैं, क्यों लिखे जा रहे हो एंटरटेनमेंट? एंड के बाद आपको वर्ड नहीं दिख रहा क्या एंटरटेनमेंट? तो यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट और वहां पर भी एंटरटेनमेंट, मतलब कि कार्टून। आप कार्टून कैसे लिख सकते हैं फिर? समझ में आई बात? बच्चे न्यू और न्यूज कैसी बात कर रहे हो कौसर हुसैन? न्यू माने नया, न्यूज नहीं जानते आप? टीवी पे क्या देखते हो? न्यूज देखते हो ना, नाउन है न्यूज आपकी। हाँ जी, समझ में आया? तो यहाँ पर डिलीवरी किसकी होती है? न्यूज की होती है। ना ही तो आइटम्स की डिलीवरी होती कि घर पे आए पिज्जा आएगा आपके, ना ही सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा। is the delivery of news, ideas and entertainment to thousands or millions of this। किसको करते हैं ये? एडवर्टाइजमेंट्स को, पिक्चर्स को, या आइटम्स को, या पीपल को? ये तो आसान है। हजारों किसको? तो ये अभिषेक दिख नहीं रहा है, कॉमा लगा है, या दिमाग में खराबी चल रही है तुम्हारे? यस, एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल। भाई आसान सी बात है मैम, डेफिनेटली पीपल होगा। नोट एडवर्टाइजमेंट्स, नोट पिक्चर्स, नोट आइटम्स। ठीक है, सबका ही आंसर ठीक है। ज्योति, राखी, निकिता, सोनी, निशु, ये गर्ल्स का ही बैच हो गया मुझे लग रहा है पूरा का पूरा, 6 बजे वाला बैच। चलिए दिक्कत नहीं है। थाउजेंड्स एंड और मिलियंस ऑफ पीपल, ये तो सबका ठीक होगा। नेक्स्ट भरेंगे साइमल्टेनियसली। इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स, कुछ भी आप कह रहे हैं यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये जो मास कम्युनिकेशन है, ये जो डिलीवरी है, लोगों को एंटरटेनमेंट पहुंचाया जा रहा है, इस मास कम्युनिकेशन इज अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल ऑन टुडेज वर्ल्ड। क्या?
इनकैलकुलेबल इंपैक्ट डाल रहा है, इनकैलकुलेबल फोर्स डाल रहा है, वर्थ डाल रहा है या वैल्यू डाल रहा है? बोलेंगे? नीरज बहुत हंसी आ रही है तेरे को, है? आंसर दो, आंसर। वैल्यू, वैल्यू क्या डाल रहा है? इनकैलकुलेबल वैल्यू डाल रहा है, इनकैलकुलेबल वर्थ। अच्छा पहले जो काट सकते हो ना पहले वो काटो। वर्थ तो नहीं हो सकता, कोई ये पैसा तो नहीं डाल रहा टुडेज वर्ड के ऊपर, नहीं। फोर्स भी नहीं डाल रहा बेटा, ये तो बहुत नेगेटिव चीज हो गई, हम यहाँ पर नेगेटिव चीज की बात नहीं करना चाह रहे। यस, वॉल्यूम नहीं भाई, इंपैक्ट डाल रहा है। इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि आजकल सब प्रभावित हैं। क्या आप प्रभावित नहीं हैं मास कम्युनिकेशन से? जो हम न्यूज देखते हैं, जो न्यूज की डिलीवरी होती है, आप उसको ही कहते हैं अरे ये हो गया वो हो गया, आप तो उसी सच मानते हैं ना जो न्यूज पे दिखाया जाता है। तो ये हमारे माइंड पर क्या डाल रहा है? इम्पैक्ट डाल रहा है। जो आप मीडिया आप यूज करते हैं, आप देखते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट, वैल्यू नहीं पड़ती आपके ऊपर, इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि प्रभाव पड़ता है। फाइन देवेंद्र, वेरी गुड। अंजलि गुड। इम्पैक्ट सही राइट आंसर है। इम्पैक्ट ऑन टूडेज वर्ड। नेक्स्ट पढ़िएगा, द खालिस्तान ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या? द डायनामिज्म, सक्सेस, फोर्स या पावर? Rest, Khalistan, the skills of the communicator to fill in the blanks, the recipient's thinking, fill in the blanks, their emotions, to fill in the blanks, this, him or her, to this, full stop. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो बहुत बड़ी सी लाइन हो गई, मैं इसको कैसे भरूं? आप इसको भरेंगे बहुत आसानी से। पहले तो आप ये देख ले कि हैं क्या क्या। देखो हमें साथ में भरने हैं, कौन कौन से भरने बेटा? एक तो 4, एक 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, एक 6 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, एक 7 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, और एक 8 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, और एक 9 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आप समझ पाए? अरे वाह शैलेश, वेरी गुड। शैलेश ने इतना अच्छा आंसर दिया है, मैं सोच रही हूँ कोई और भी दे दे तो अच्छा है। कोई और दे पाया? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको ये 5 के 5 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। सबसे पहले तो ये ट्राई कर लें, आपको 5 भरने हैं और एक ही लाइन से भरने हैं। अब आप वो देख लें जो आप भर सकते हैं। 4 में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, द खालिस्तान ऑफ मास कम्युनिकेशन, रेस्ट पता नहीं मैम, डायनामिज्म तो मैम नहीं हो सकता, फोर्स भी नहीं हो सकता, पावर ऑफ मास कम्युनिकेशन या फिर सक्सेस हो। वैसे तो बहुत सारे लोगों को डायनामिज्म क्यों लगा रहे हैं बेटा? डायनामिक क्या होता है? डू यू नो इट? डायनामिक या तो किसी पर्सनालिटी को आप कहते हैं, वो डायनामिक हो गया, या किसी चीज को, मूवमेंट वाली चीज को आप डायनामिक कह सकते हैं। तो आप डायनामिज्म तो मत बोलिए, डायनामिक पर्सनालिटी हुआ करती हैं, तो मास कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता। फिर भी अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि पावर लगाऊं सक्सेस, बहुत सारे लोग सक्सेस लगा रहे हैं, कोई पावर भी लगा रहा है, तो पहले अगला भराइए ना, द खालिस्तान ऑफ मास कम्युनिकेशन, रेस्ट खालिस्तान। अब इस बात का किसी से भी मतलब नहीं कि जो आपने 5th नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स भरा, इस बात का अगले किसी भी लाइन से मतलब नहीं। आपको पता होना चाहिए रेस्ट के साथ क्या प्रपोजिशन यूज की जाती है। तो बच्चे मैं बता दूं, रेस्ट अपॉन, रेस्ट अपॉन को यूज होता है निर्भर होना।
आप समझ में आ गया होगा कि जो कम्युनिकेशन का कुछ है वो डिपेंड करता है कम्युनिकेटर पे। तो अब हम समझ गए कि उसका पावर डिपेंड करता है या उसका सफलता, तो डेफिनेटली उसका सक्सेस डिपेंड करता है मैम किसके ऊपर, कम्युनिकेटर पे। तो यहां पर हमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट, पहले 5वां भरना पड़ा, फिर आप चौथा भरिएगा, रेस्ट के साथ आपने भरी प्रपोजिशन अपॉन। अब हमने देखा कि वो डिपेंड करता है द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर टू खालिस्तान, कम्युनिकेटर टू दिस, कम्युनिकेटर टू स्टिमुलेट रेसिपिएंट्स थिंकिंग, या एजिटेट, या अंडरस्टैंड, या मिनिमाइज। वो जो आप हो, आपकी थिंकिंग को क्या करता है, जो कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेटर है। मान लो कि मैं हूं, मान लो कि जो भी आपकी कोई फेवरेट एंकर हो, व्हाटएवर, कोई भी आपको कुछ भी पसंद हो, तो वो आपकी फीलिंग्स को, रेसिपिएंट्स की थिंकिंग को क्या करता है। भाई रेसिपिएंट्स की थिंकिंग में सिर्फ अंजना ओम कश्यप नहीं आती, आपका कोई फेवरेट सीरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी थिंकिंग को वो क्या करता है, उकसाता है, आपकी थिंकिंग को मिनिमाइज कर देता है, आपकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करता है, या स्टिमुलेट करता है। बोलेंगे यस जूली, वेरी गुड बेटे, स्टिमुलेट करता है कि जो आपको पसंद हो वही दिखाया जाए, आपको मजा आने लगे, तो उसे कहते हैं स्टिमुलेशन। किसी चीज को बढ़ाना, आपकी थिंकिंग को वार करता है आपकी थिंकिंग पर, और आपकी थिंकिंग से जो आप देखना चाहते हैं वो दिखाते हैं, उससे आप उनके साथ इंप्रेस हो जाते हो। तो आपकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करने का काम करता है, अंडरस्टैंड नहीं। चलिए स्टिमुलेट तो कर ली रेसिपिएंट की थिंकिंग, और क्या करता है, क्या करता है, अरे ये तो आसान ही है, क्या भरेंगे आप, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन ही यूज करनी है। देखो टू, इस कोमा के बाद फिर यहाँ पर कुछ बताइए मुझे क्या, और टू एक ही लाइन के अंदर बेटा वो लिखा है कि वो ये करता है, वो ये करता है, और वो ये करता है। तो बताइएगा कौन सा प्रपोजिशन आप यूज करें। स्टिमुलेशन हो गया बच्चे, जैसे बढ़ाना, आपके अंदर ऐसी भावना पैदा करना, जो आप चाहते थे वही देख रहे हैं। ऐसा ही होता है इंसान के साथ। मान लो आपको मैच पसंद है, मैच दिखाकर वो आपकी भावनाओं को स्टिमुलेट ही तो कर रहे हैं। आपको सीरियल पसंद है तो सीरियल देख रहे हैं आप। अरे ये तो गलत मत करना भाई। ये अभिषेक यादव जी, वेरी गुड। ये अभिषेक यादव जी, आप ये मत सोचना मैं आपको डांट रही थी तब, वो दूसरा है बेटा कोई। अब 2-3 होते हो एक नाम के भी। चलिए देखो सब ने ठीक भरा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग अभी आपकी क्रिएट हुई, कि आपको सोचिए मत, यहाँ पर विद इन सेकेंड का आंसर होना चाहिए। आपको 7th निकाला, आपको दिखा 2 है, यस 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 2 यस मैं यही भरूंगा, खत्म बात। विद इन सेकेंड का खेल होना चाहिए। इससे कम टाइम में आप सिनोनिम वगैरह या एंटोनिम 1 वर्ड भरिएगा, उससे जल्दी आपको क्लोज टेस्ट भरना है। चलिए देखिएगा, अब 8th भी बता दीजिए, टू स्टिर इमोशंस टू खालिस्तान हिम, क्या करने के लिए उसको, हिम और हर टू दिस। तो बच्चे 8वां और 9वां आप देख रहे हैं, बहुत नजदीक फिल इन द ब्लैंक्स जब आप होते हैं तो आप दोनों को एक साथ लेके चलिएगा। पहले 8वां निकालिए, फिर 9वां, 9वें के बाद फिर 8वां देखिएगा, टू खालिस्तान हिम और हर टू दिस। या तो एनकरेज करेगा, या डिस्करेज करेगा, या परसुएड करेगा, एंडेंजर करेगा। वैसे तो मैं बता दूं इस पैसेज का जो टोन है पॉजिटिव है या बच्चे नेगेटिव, पहले आप ही मुझे आंसर दें। द टोन ऑफ दिस पैसेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी, इस पैसेज का जो टोन है वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली नेगेटिव जो वर्ड्स हैं उनको आप फटाफट काटना शुरू करें। तो या तो एनकरेज करेगा या परसुएड। परसुएड का मतलब होता है जैसे कि आप कहते हैं मैं परसू कर रहा हूं, किसी काम को जारी रखना, परसुइंग। 11th परसुइंग, 12th, हाँ जी पॉजिटिव है। तो पहले हम 9वां देखा है, क्या करता है वो, हिम और हर टू फंक्शन
मिशन, डायरेक्शन या एक्शन? भाई इनको डायरेक्शन करने का काम करता है या तो एनकरेज करता है उनको क्या करने के लिए, एक्शन में, ऑब्वियसली डायरेक्शन में नहीं, फंक्शन में नहीं, मिशन में नहीं। अब मुझे समझ में आ गया। आप 8वें को दोबारा देखिए, क्या करेगा वो, उनको एनकरेज करेगा कि उनको वैसे कोई काम करने चाहिए, करता तो है ही। आप टीवी देखते हैं, वहां से मोटिवेट होते हैं, एनकरेज होते हैं, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। तो आंसर होगा आपका एक्शन, to encourage him or her to action. Mass communication is the one-to-one impact of, देखिए कहीं पर एक बार ऐसा हुआ था, एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था हमारा, जहां पर शायद आपको इम्पैक्ट भरना था, एम आई राइट? मास कम्युनिकेशन इज वन टू वन इम्पैक्ट। वैसे आप पहले ये समझ लें वन टू वन इम्पैक्ट क्या होता है, कि मतलब एक पर्सन कुछ काम कर रहा है और वो दूसरे से कुछ काम उससे मोटिवेट हो रहा है, दूसरा पर्सन, उसे कहते हैं वन टू वन इम्पैक्ट हो रहा है। अब हो तो ऐसा रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आप मुझसे प्रभावित हो रहे हैं, तो ये वन टू वन इम्पैक्ट हो गया, राइट। बट क्या मैं आपसे डायरेक्टली अटैच्ड हूं? नहीं, डायरेक्टली अटैच नहीं हूं, फिर भी वन टू वन इम्पैक्ट जरूर हो रहा है। किसका? वन ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंस अपॉन दिस कैरिड ऑन 1000। नेक्स्ट, पहले मैं नेक्स्ट निकाल लेती हूं। एक ह्यूमन बीइंग का, वन ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस अपॉन क्या? पीपल पर, मैन पर, अनदर पर, वुमेन पर। भैया मैन और वुमेन तो हम नहीं लगाएंगे मैम, क्योंकि किसी एक बंदे का, वन का जो इम्पैक्ट है वो मैन और वुमेन पे नहीं पड़ सकता, या तो पीपल पे पड़ सकता है या अनदर पे पड़ सकता है। पहले आप मुझे बताइएगा, पहले आप बताइए, वन का जो इम्पैक्ट है, एक ह्यूमन बीइंग का जो इम्पैक्ट है, वो अनदर पे पड़ेगा या दूसरे पीपल पर? जूली बेटे ध्यान से, जूली ध्यान से, नीरज वेरी गुड, हुसैन जी आप भी वेरी गुड। वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा या पीपल पे पड़ेगा? अरे बोलो, वेरी गुड लल्लू प्रसाद जी। अनदर पीपल कैसे बेटा? सूरज, वाह वाह वाह, पीपल वाले भी तुम वेरी गुड हो। एक ह्यूमन बीइंग का वन के साथ बेटे आप कोलोकेशन वन अनदर यूज करते हो या नहीं करते हो? ग्रामर पढ़ते हो नहीं? वन अनदर, तो वन के साथ बेटे अनदर वर्ड यूज करते हैं जब हम कहेंगे एक का दूसरे पर। तो आपका सही फिल इन द ब्लैंक्स हो गया वन अनदर। चलिए अब आपको भरना है अगला फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके लिए आप पहले आप भरेंगे इसको, मैं इसके आंसर बताऊंगी और अपने चेक करेंगे। पहले फर्स्ट भर लीजिए, मैं आगे स्लाइड बढ़ाऊंगी। चलो पहले आप पढ़ लो, बहुत आसान है। मैं इसको बस एक बार पढ़ के छोड़ रही हूं, आप 10 के या 9 के 9 खुद फिल करेंगे। कल मैं आते ही इसके आंसर चेक करवाऊंगी। ये आपको अभी की अभी पीडीएफ आ रहा है। मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं, आई वॉज इंगेज्ड इन मैनी एक्टिविटीज एंड आई वांटेड अ प्रॉपर रिकंसाइलेशन। मतलब रिकंसाइलेशन का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच आप एक बैलेंस बना के चले, ठीक है। रिकंसाइलेशन बिटवीन माई एक्टिविटी एंड थॉट। भाई इंसान के अंदर एक तो होती है एक्टिविटी और दूसरा क्या होता है? थॉट प्रोसेस। क्या वो जो काम करता है और जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, डेफिनेटली दोनों जरूरी हैं। क्या है? दोनों जरूरी हैं वैसे तो। अब आगे लिखा भी है, थॉट विदाउट दिस इज अनडेवलप्ड थॉट, एक्शन विदाउट दिस इज फॉली, मतलब कि बेकार है। ऑफ कोर्स वी खालिस्तान एक्ट ऑन सन, act on some
इम्पल्स, कभी कभी हमारे मन में कुछ गुस्सा आवेग आ जाता है और अर्ज को इच्छा आ जाती है। इफ सडनली, अगर अचानक से यू थ्रो, क्या, ब्रिक एट मी, ब्रिक माने ईंट, जब आप अचानक से मेरे ऊपर ईंट देके मारे, माई गोज अप इन फ्रंट टू, पता नहीं मुझे भी, फिल इन द ब्लैंक्स, माई सेल्फ, मेरे को बचाने के लिए इन फ्रंट करूंगा, क्या करेगा, आई डोंट नो। इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी, ऑटोमेटिक एक्शन, नॉट अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट थॉट। ये इस टाइम पे अगर आप किसी को ईंट मारेंगे, उस टाइम पे वो बंदा क्या करेगा, उसके माइंड की प्रोसेस नहीं है, वो क्या है, अचानक से सडनली उसके ऊपर नेचुरल एक थॉट क्रिएट होगा, वो है। तो यहां पर इस पासेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चे, ये पासेस किस बारे में है, ये पासेस हुआ इंसान की एक्टिविटी और थॉट के बारे में, ये पासेस आपको बयां करता है। इसके ऑप्शंस आपको अभी नीचे आने वाले हैं, क्लास क्लोज होती है, आप इसको अभी भर के रखेंगे, मैं कल आती इसके आंसर चेक करेंगे। आप आंसर चेक करें और ट्राई करें 10 के 10 ठीक हो, 9 के 9 ठीक हो, क्योंकि बहुत आसान है। बस इसका थीम आपको समझा चुकी हूं, इंसान का थॉट प्रोसेस एंड सेकेंड चीज उसकी एक्टिविटी, दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, आई अंडरस्टैंड। बट फिर पासेज में लिखा है कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, गुस्से में, आवेग में, कुछ ना कुछ सोचते नहीं, हमसे हो जाती हैं चीजें। समझ में आई बात? तो आपको ये अभी समझना है। किसी किसी ने फर्स्ट भर दिया होगा, मैं यहाँ से अभी इसको सेंड कर रही हूँ, ये आपके पास आपके नोट्स में जा रहा है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल रहेगी, यूट्यूब पे क्लास आज रात को 9 बजे, मंडे है आज, ठीक है भाई, ओके बाय बाय। फारूक, अगर आपको जल्दी चाहिए तो बेटा आप चेंज करा लीजिए बैच। फारूक अब्दुल्ला, आप अपना बैच चेंज करा लीजिए अगर आपको पहले वो वाला सेक्शन पढ़ना है, खोल करके, है। पारस जैन, आज ही एडमिशन लिया है तो आपको ये क्लास नहीं देखनी चाहिए बेटा, पीछे की क्लास देखिए, है ना।